जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम चर्चा कर रहे थे एविडेंस एक्ट का और धारा 91 से लेकर के धारा 99 यानी कि 99 तक का हमको वर्णन करना था, जिसमें 91-92 का हम चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे पेटेंट एम्बिग्यूटी का और लेटेंट एम्बिग्यूटी का, मतलब प्रत्यक्ष संदिग्धार्थ क्या होता है, अप्रत्यक्ष संदिग्धार्थ क्या होता है। और इस पे मेंस में क्वेश्चन भी बनते हैं और प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन चूँकि ये टॉपिक मेंस के पर्पज़ से हम लोग देखेंगे, तो विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनवाऊं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। विषय पर हम आते हैं तो धारा 93 और 94 जो है 93 और 94 एविडेंस एक्ट, ये पेटेंट एम्बिग्यूटी की बात करता है। उसके बाद धारा 95, धारा 96, धारा 97 और धारा 98 ये लेटेंट एम्बिग्यूटी की बात करता है। तो जहाँ पेटेंट एम्बिग्यूटी है किसी डॉक्यूमेंट में, तो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में या उसका एग्जीक्यूशन या वो डॉक्यूमेंट्स क्या कहना चाहता है या कोई ऐसी रिक्ति है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, इस बात का अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि न्यायालय कभी भी अनुमति नहीं देगा यदि किसी डॉक्यूमेंट में पेटेंट एम्बिग्यूटी है तो। किंतु यदि लेटेंट एम्बिग्यूटी है तो उसका आशय देने के लिए कि उस डॉक्यूमेंट का क्या आशय था, उस डॉक्यूमेंट को किस पर्पस से बनाया गया था, इसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। अब जैसे पेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट को देखने से ही प्रत्यक्ष पता चल जाए कि वो उसमें कुछ त्रुटि है, तो उसके बारे में किसी प्रकार का एविडेंस नहीं दिया जाएगा कि इस त्रुटि का आशय क्या था या ये इस त्रुटि को पूरा कैसे किया जाएगा। यही पेटेंट एम्बिग्यूटी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर्म में जारी किया है और उसमें लिखा है कि मैं अपना सफ़ेद घोड़ा 1000 या 1500 रुपये में आपको देने का वचन देता हूँ। अब इस बात का कि वह अमाउंट 1000 है या 1500 है साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट देखने से ही लग रहा है कि पेटेंट एम्बिग्यूटी है। इसमें दो बातें कह दी गई है, या तो 1000 या तो 1500। तो आखिर निश्चित क्या है, इस निश्चित करने के लिए किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया जाता। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें अमाउंट खाली भर दिया गया, मतलब अमाउंट की जगह पे छोड़ दिया गया है और बाकी सारे टर्म्स कंडीशन लिख दिए गए हैं। अब उस खाली स्थान में ये नहीं दर्शित किया जाएगा कि क्या अमाउंट भरना था, माने कि उसके लिए कोई मौखिक करार हुआ था कि यही अमाउंट भरा जाएगा, इस विषय पे साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट देखने से ही लग रहा है त्रुटिपूर्ण है, और इसी को पेटेंट एम्बिग्यूटी कहा जाता है। अब लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या क्या मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट देखने से तो लगता है कि सब ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन कराया जाता है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जिस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स बना है उस डॉक्यूमेंट्स का कंप्लायंस जब कराया जाता है तब वो एम्बिग्यूटी पता चलता है कि ये एम्बिग्यूटी है। जैसे मान लीजिए किसी ने एग्रीमेंट में लिखा है कि मेरा सफ़ेद घोड़ा 100 रुपये में बी को दिया जाए। अब जब कंप्लायंस की बात आती है तो उसके पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं, तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसके पास किस घोड़े के वो बेचने की बात कही गई थी जिसका यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जिक्र है। तो इसी को कहते हैं लेटेंट एम्बिग्यूटी, यानी कि डॉक्यूमेंट देखने से तो नहीं पता चल रहा है, डॉक्यूमेंट में तो सीधे है कि मेरा सफ़ेद घोड़ा सम अमाउंट में दिया जाए, लेकिन जब कंप्लायंस की बात आ रही है वहाँ पता चला कि इसके पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। तो अब यहाँ ये लेटेंट एम्बिग्यूटी आ जा रहा है। तो इसी को धारा 95, 96 और 97, 98 में वर्णन किया गया है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहले धारा 93 और 94 को देख लेते हैं। तो ये कह रहा है 93 में कि संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने साक्ष्य का अपवर्जन। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है,
तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उसका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों को पूर्ति कर दे। जो अभी हमने व्याख्या किया है वो धारा 93 में है। अब 94 में ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का प्रयोजन, मतलब कि यदि कोई बात है, जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि ख को रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है, क के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी। इसके कहने का तात्पर्य यदि डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई हैं और उसका हुबहू वही स्थिति व जो वस्तु स्थिति है उस पर यदि लागू होता है तो फिर इसके लिए अलग से कोई ये नहीं एविडेंस दिया जाएगा कि ये दस्तावेज किसी भिन्न रूप में लागू होता है। तो ये आपका हो गया पेटेंट एम्बिग्यूटी। अब आते हैं लेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में। तो इसमें कह रहा है कि विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। धारा 95 कह रहा है कि जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी। अब जैसे इसमें जो उदाहरण दिया गया है वो कह रहा है कि ख को क मेरा कलकत्ते का गृह विलेख द्वारा बेचता है। क का कलकत्ते में कोई गृह नहीं था किंतु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय में ख के कब्जे में था। इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि विलेख का संबंध हावड़ा के गृह से था। अब देखिए यहाँ पे लेटेंट एम्बिग्यूटी है। कंप्लायंस के समय पता चल रहा है कि वहाँ नहीं था तो उसका क्या अर्थ होना चाहिए। अब कलकत्ता का हावड़ा से रिलेट करके देखना है तो ये इसके लिए एविडेंस दिया जा सकता है। अब धारा 96 कह रहा है कि उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। अब यहाँ कई व्यक्तियों या कई चीज़ों की भी बात कहा गया, केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि टाइटल में कई व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जब बेयर पढ़ेंगे तो उसमें कई व्यक्ति या कई चीज़ों को ये कह रहा है कि जहाँ ठीक ठीक लागू होता है उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। अब जैसे ये कह रहा है कि जबकि तथ्य ऐसे है कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीज़ों में से किसी एक को लागू होने के लिए अप्रेरित हो सकती थी तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अप्रेरित नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो दर्शित करने के लिए कि उन व्यक्तियों के चीज़ों में से किसको लागू होने के लिए वो आसित थी। अब जो उदाहरण है इसमें बड़ा बढ़िया है। कह रहा है कि क 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा ख को बेचने का करार करता है। क के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो दर्शित करते हो कि उनमें से कौन सा घोड़ा अप्रेरित था। जो अभी हमने बताया ये लेटेंट एम्बिग्यूटी का उदाहरण है। डॉक्यूमेंट को देखने से कहीं एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन जब उसका कंप्लायंस किया जा रहा है तो पता चला है कि उसके पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं, तो इसका साक्ष्य दिया जा सकता है कि उस दस्तावेज का क्या अप्रेरित था, किस घोड़े को बेचने का आशय था। इसी प्रकार जो इसका दूसरा दृष्टांत है, कह रहा है कि ख के साथ क हैदराबाद जाने के लिए करार करता है। यह दर्शित करने वाले तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि दक्षिण का हैदराबाद अप्रेरित था कि सिंध का हैदराबाद अप्रेरित था। भाई 2 हैदराबाद है, अब किस हैदराबाद में जाने की बात कही गई है इसका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में तो केवल हैदराबाद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस धारा में है। अब धारा 97 को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। अब जैसे यहाँ 2 बातें कही गई हैं कि कोई 2 चीज़ है, उनमें से एक चीज़ ठीक ठीक लागू नहीं होता है, तो किस पे ठीक ठीक लागू होता है इसका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट देखने से नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब उसका कंप्लायंस किया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट के आधार पर तब पता चलता है कि नहीं ये तो एम्बिग्यूटी है, तो उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। अब जैसे ये कह रहा है कि जबकि प्रयुक्त भाषा भागतः विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागतः विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किंतु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को ठीक ठाक लागू नहीं होती, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किसको लागू होने के लिए अप्रेरित है। उदाहरण दिया गया है बहुत बढ़िया। ख को मेरी भ में स्थित म के अधिभोग में भूमि बेचने का क करार करता है, यानी कि स्थान जो है वो भ है और कब्जा जो है वो म के में है। अब देखिए जो भूमि भ के कब्जे में है और जो भ के स्थान में वो म के कब्जे की बात कर रहा है। अब बेचने का करार हो गया। अब इसमें कह रहा है कि क के पास भ में स्थित भूमि है किंतु वह म के कब्जे में नहीं है,
तथा उसके पास म के कब्जे वाली भूमि है किंतु वह भक में स्थित नहीं है, तब यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि को बेचने का था। मतलब अगर जो हम उदाहरण से देख लें तो एक ही जगह पे दो बातें कहें, मतलब सटा सटा एरिया है। अब जैसे कलकत्ता और हावड़ा की बात है, मान लीजिए कि हावड़ा में कोई एक ज़मीन है और वो म के कब्जे में है, और एक ज़मीन कलकत्ते में है लेकिन वो म के कब्जे में नहीं है, वो भ के कब्जे में है। तो ये कह रहा है कि कलकत्ता वाली बात जो कह रहा है तो वो ठीक ठीक लागू होगा, लेकिन जहाँ दो स्थिति बन रही कि वो किसके कब्जे में बात कर रहा है, यानी कि जो बात भ का है वो म के जगह पे दर्शा दिया गया और जहाँ म है वहाँ भ को दर्शा दिया गया। यानी कि डॉक्यूमेंट से तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, नाम भी स्पष्ट दिख रहा है, स्थान भी स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन जब कंप्लायंस की बात आ रही है तो पता चल रहा है कि वहाँ दोनों पोजीशन अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में है। यानी कि जो कलकत्ता वाला पोजीशन की बात इसमें लिखा गया है, जिस व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के कब्जे में है वो दूसरे स्थान पे है। तो इसको साक्ष्य दिया जा सकता है कि इसमें क्या एम्बिग्यूटी है। अब 98 में जो बात कहा गया है ये एम्बिग्यूटी की तो बात नहीं करता है, लेकिन इससे रिलेट करके देखा जा सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि कोई न पढ़ी जा सकने वाली कोई ऐसी लिपि में कोई डॉक्यूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये किस भाषा में है और इसका अर्थ क्या होगा। जैसे मान लीजिए उर्दू में है, कोई फारसी में डॉक्यूमेंट्स है या इंग्लिश में है, तो उसका अर्थ क्या होगा, यानी कि इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है दुभाषीय द्वारा कि ये क्या कह रहा है और इसका किस प्रकार से कंप्लायंस किया जा सकता है। जैसे ये बता रहा है कि ऐसी लिपि का जो पढ़ी न जा सके या सामान्यतः समझी न जाती हो, विदेशी अप्रचलित परिभाषिक स्थानिक और प्रांतीय शब्द प्रयोगों का, संक्षेपकारों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब इसमें जो उदाहरण कह रहा है कि एक मूर्तिकार क मेरी सभी प्रतिमाएं ख को बेचने का करार करता है, क के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं, यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था साक्ष्य दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो भाषा से संबंधित है कोई डॉक्यूमेंट और उस डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या होगा, इसका एविडेंस दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा धारा 93 से लेकर के धारा 98 तक कि क्या प्रत्यक्ष संदिग्धार्थ होता है, क्या अप्रत्यक्ष संदिग्धार्थ होता है। प्रत्यक्ष संदिग्धार्थ से संबंधित धारा 93 और 94 है, अप्रत्यक्ष संदिग्धार्थ से संबंधित धारा 95, 96 और 97 है। उस 98 को भी हम इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम लोगों ने देखा कि जहाँ प्रत्यक्ष संदिग्धार्थ वाले डॉक्यूमेंट है उसके बारे में किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जहाँ अप्रत्यक्ष संदिग्धार्थ वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है कि दस्तावेज क्या कह रहा है, या दस्तावेज मौन है तो उसके बारे में कि उसका क्या इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। आप लोग बेयर एक्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इस पे जो कमेंट्री होगा उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि बेयर ही इतना क्लियर कट दिया है कि इसमें कोई केस ला की ज़रूरत नहीं है। अब आप केवल बेयर प्रोविज़न भी मेंशन कर देते हैं तो उतने से ही आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और मैं अब इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।